आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका हेडिंग है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अपने पास यहाँ पे वेक्टर होता है और एक सिंगल वेक्टर्स को हम लोग टू पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। एक को एक्स कंपोनेंट बोलते हैं, दूसरे को वाई कंपोनेंट बात करते हैं। और ये कंपोनेंट जो फैक्टर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स में एंटर करिएगा तो इस कंपोनेंट के थ्रू फोर्स को आप रिजॉल्व कर पाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि उसके क्या कॉन्सेप्ट हैं और इंटायर उसके अंदर जो इनबिल्ट जो कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ठीक है, चलो बात करते हैं। तो कहते हैं वी कैन स्प्लिट ए इंटू टू पार्ट्स। अपने पास एक वेक्टर है जिस वेक्टर का नाम क्या दिया गया है, ए वेक्टर है। इसको हमको दो पार्ट्स में तोड़ना है और वो जो दो पार्ट टूटेगा उसी को बेसिकली हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। किस वेक्टर का? तो ए वेक्टर का। वन पार्ट जो होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, दूसरा पार्ट जो होगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। तो हम एक वेक्टर्स को दो पार्ट्स में तोड़ते हैं और वो दोनों पार्ट कहलाता है कंपोनेंट्स। एक जो होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है और दूसरा जो होता है वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। तो सबसे पहले कि इसके लिए मुझे क्या पड़ेगा, ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक ड्राइंग बनाते हैं और समझाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। तो मानिए कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। और अपने पास एक वेक्टर दिया गया है जिस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर्स। अभी ए को हमको दो पार्ट में ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है। तो ठीक है, इसको स्प्लिट करना है तो हम क्या करते हैं, एक और ड्राइंग बनाते हैं यहीं पे। और ये हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है। तो इसको हमको स्प्लिट करना था दो पार्ट्स के अंदर, मतलब इस वेक्टर को स्प्लिट करना था दो भाग में। तो हम एक ड्राइंग पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको डॉट लाइन से दिखा देते हैं, थोड़ा सा सही लगेगा, देखने में फील आएगा आपको। और ये डॉट लाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है तो इसको भी थोड़ा सा हम रीअरेंज कर देते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आपको थोड़ा फील आएगा कर समझने में, ठीक है। तो हम सबसे पहले डॉट ही लाइन बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए कि हम जहाँ तक कवर करना चाहते हैं वो कवर कर पाएँ, ठीक है। और ये हमारे पास मानिए कि ए वेक्टर है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर विजन मिल रहा होगा। और ये जो ए वेक्टर है वो इंक्लाइन है, यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, ठीक है ना। और ये हमारे पास वेक्टर है। तो मान लेते हैं कि हम इसको कुछ टर्म्स बाय दिस बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं P और इसको A बोलते हैं और इसको B बोलते हैं, ठीक है। अब आप A को जो है, जो वेक्टर A है वो दो पार्ट में टूट गया। जब हम इसको स्प्लिट करते हैं तो देखिए यहाँ पे होता क्या है। तो मेक्स एन एंगल थीटा बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट ड्रॉ होगा और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे ड्रॉ होगा, ठीक है। वो कितना होता है वो हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं और अप्लाई करते हैं ट्रिगोमेट्री। बहुत फंडामेंटल ट्रिगोमेट्री यूज़ करने वाले, कॉस और साइन वाला रिलेशन की बात करने वाले हैं। तो समझिए क्या बात करने वाले हैं। तो हम कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस होता है। हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा फिगर को थोड़ा क्लियर विजन देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना। तो कॉस थीटा और बेस बाय हाइपोटेनियस, इस फिगर का बेस पता नहीं है और हाइपोटेनियस कितना है, ए वेक्टर है, तो ठीक है ए है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बेस लिख सकते हैं, हाँ या ना। यदि हम ए कॉस थीटा निकाले तो फिर से हम एक साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे और साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। परपेंडिकुलर कौन है, ये है। एंगल के ठीक सामने लोग परपेंडिकुलर देखता है, तो आप P की बात करते हो तो P और हाइपोटेनियस क्या है, फिर से स्टिल A है। तो हम क्या लिखेंगे, A साइन थीटा इक्वल टू P। अब बात करने वाले हैं कि ये हमारा जो बेस लाइन था ये क्या हो गया, A कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये यदि A साइन थीटा है तो मेरे को एक लॉजिक पता है ना कि वेक्टर को यदि हम पैरेलली स्लाइड करें तो इस कंपोनेंट को यदि हम अप ड्रॉ करते हैं तो देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर आया और ये हमारे पास जिस वेक्टर का कंपोनेंट ड्रॉ करना था ये ए वेक्टर था और ये हमारे पास एक लाइन था, ठीक है ना। थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, मैं इसको सीधा कर देता हूँ, राइट साइड से करूँ तो शायद वो फिगर सही आ जाएगा। तो देखो क्या हुआ है कि अपने पास इस वेक्टर ए को स्प्लिट करना था तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया।
तो ये थीटा हो गया, तो ये ए कॉस थीटा बन गया, और ये जो कंपोनेंट बन गया क्या बन गया, ए साइन थीटा बन गया। तो हम बोले थे कि दो जो कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो जाता है, तो हम बताते हैं कि यहाँ पे जो पी ए है, ये जो पी ए है वो किसके पैरेलल है, तो ये पी ए यहाँ पे एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिखने के लिए हम बोल सकते थे कि पी ए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हम बोल सकते हैं ये क्लियर कि पी ए किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस, एंड द पी वी पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ये जो पी ए और पी वी जो है, दो बात आप जब अब समझे हैं कि ये जो पी ए है, पी ए किसके पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या है, ए कॉस थीटा, और इस वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या है, तो इस वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो क्या है, ए साइन थीटा। तो हम एक सिंगल वेक्टर ए जो था उसको हम स्प्लिट कर लिए दो भाग में। दो भाग का मतलब होता है दो कंपोनेंट्स, और वो दो कंपोनेंट क्या कहलाता है, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट कहलाता है, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है। तो एक इफेक्ट को हम लोग दो जगह देख रहे हैं, एक कॉस के साथ देख रहे हैं, एक साइन के साथ देख रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा और डिटेल में, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्या, पैरेललोग्राम लॉ। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एक्सीलरेशन, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, क्योंकि मैं थोड़ा नोट्स बनाने के लिए भी लिख दे रहा हूँ आपको, तो आप अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन से आप क्या निकालोगे, आपको निकालना है तो ये आपका डायगोनल लाइन है, ए वाला वेक्टर, ठीक है। तो आप यहाँ से समझिए कि ये जो ए वेक्टर है, ये जो ए वेक्टर है वो किसके बराबर है, तो वो पी ए जोड़ पी बी, क्या है, पी ए जोड़ पी बी, हाँ या ना। आपको बताए थे ना कि ये जो सम होगा, सम ऑफ क्या होता है, दो वेक्टर्स। जब हम आपको बताए थे पैरेललोग्राम्स, तो आप बताए थे कि आपके दो जो लाइंस होते हैं उनके जो टेल्स होते हैं वो कॉन्साइड करते हैं। तो अभी भी देखो दोनों के टेल्स कॉन्साइड करें और एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये डायगोनल लाइन क्या होता है, रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं, सम ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे जो इस वेक्टर का कंपोनेंट है वो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा है। अब हम इसको यदि वेक्टर नोटेशंस में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, पी ए, तो क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा जोर ए साइन थीटा लिखेंगे। अब एक और चीज़ बताते हैं, अब नोटेशंस वाइज देखो, वाई को जब हम नोटेशंस करते हैं तो वो जे कैप करते हैं, और एक्स एक्सिस को नोटेशंस करते हैं आई कैप से। तो यदि हम ए कॉस थीटा लिखे हैं तो कॉस थीटा एक्स एक्सिस, तो उसका नोटेशंस क्या हो जाएगा, नोटेशंस हो जाएगा आई कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे कैप। जब आई कैप करते हैं तो ये बेसिकली यूनिट वेक्टर्स है, ये क्या करता है, डायरेक्शन बताता है। तो यूनिट वेक्टर है तो इसके पीछे का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्म करेगा आपको डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं इसको डिटेल में समझ पाए हैं, तो इसके डिटेल में समझने के लिए मेरे को पता है कि ए बराबर, इस ए का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा आई जोड़ ए साइन थीटा जे। तो सबसे पहले पता चला कि ए को आप जब स्प्लिट करोगे तो एक कंपोनेंट जो बनेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, दूसरा कंपोनेंट बनेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रहा है उस कंपोनेंट को, क्योंकि एंगल के यहाँ पे फॉर्मेशन इस तरह से किया गया है कि अब आप बात कर सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स होगा वो क्या होगा, ए कॉस थीटा, और इसको क्या बोल सकते हैं, ए साइन थीटा। इसको बहुत सारे मॉडिफाई करके भी हम लिख सकते हैं, बट आप बेसिकली समझिए, एक लॉजिकल बात समझिए, बहुत सिंपल लॉजिक है, उसको समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसकी ज़रूरत क्या होती है। मान लीजिए कि आपके पास टेबल है और टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। एज्यूम करिए कि आप ब्लॉक को ऐसे खींच रहे हैं, तो ये जो ब्लॉक है जो आप ऐसे खींच रहे हो, ये ब्लॉक मूव कैसे करेगा, क्या ब्लॉक ऐसे मतलब ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगा, नहीं, ब्लॉक आपका हॉरिजेंटल मूव करेगा। तो इस यहाँ पे दो फोर्स के इफेक्ट लगेंगे, एक हॉरिजेंटल इफेक्ट लगेगा, एक वर्टिकल इफेक्ट लगेगा। तो देखिए यहाँ पे यदि एफ फोर्स लग रहा है तो ये दिस मेक्स एन एंगल थीटा,
मान लीजिए कि f को रिजॉल्व करना है तो एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट हो जाएगा f cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा f sin थीटा। तो f को दो कंपोनेंट में हम स्प्लिट किए हैं, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट जहां वो टेबल पे मूव कर रहा है और f sin थीटा। f sin थीटा का रोल क्या होगा इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे न्यूटनियन मैकेनिक्स में। अभी पता चला कि मैं किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करता हूं तो उसके एक वेक्टर्स जो होंगे, मतलब उसके जो एक कंपोनेंट होंगे वो पैरेलल टू x होगा और दूसरा जो होगा वो पैरेलल टू y होगा। इन दो एप्लीकेशंस को आप समझ सकते हैं, ठीक है। अभी बात करने वाले हैं कि अब के इनके जोड़ घटाव का तरीका क्या होता है, वो बात करने वाले हैं। तो अभी देखिए कि हमारे पास जैसे कॉन्सेप्ट आया कि जैसे अपने पास एक टेबल था और टेबल पे हमने क्या किया, एक ब्लॉक को रख दिया और ब्लॉक को क्या किया, ऐसे करके हम लोग ड्रैग कर रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं, इसको ड्रैगिंग करा रहे हैं। तो जब हम इसको ड्रैग करा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है, ये मान लीजिए थीटा बन रहा है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे और उस कंपोनेंट को रिजॉल्व करने के लिए यदि आपको बहुत मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप क्या करोगे, सिंपल यूज़ करोगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस तो रहने दो और हाइपोटेनियस एफ है, तो बेस कितना हो जाएगा f cos थीटा। तो आप f को स्प्लिट कर दिए, एक कंपोनेंट जो बन गया वो क्या हो गया, f cos थीटा हो गया, ठीक है। अब दूसरा है कि आप इसका साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, p बाई एच। तो p तो पता नहीं है, हाइपोटेनियस f है, तो कितना हो जाएगा f साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा p। तो परपेंडिकुलर एक्चुअली ये होना चाहिए था, बट इसको स्लाइड करके यहाँ पे दिखा दे तो ये क्या हो जाएगा f साइन थीटा। तो हम एक फोर्स को दो भाग में स्प्लिट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है भाई, तो ठीक है। जब हम स्प्लिट करते हैं तो क्या होता है कि एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट बन जाता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट बन जाता है। जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है और जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा वो क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो यदि हम f cos थीटा को दिख सकते हैं तो इसको दो तरह से बोल सकते हैं। जैसे हम a इक्वल टू जब a cos थीटा लिखे थे ना, और दूसरा क्या लिखे थे ax, और y में क्या हो रहा था a sin थीटा। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था कि cos थीटा होगा और दोनों के इफेक्ट्स पता करने वाले थे। a पे इफेक्ट क्या होगा तो हम क्या बोल सकते थे, ax प्लस ay एज ए फिगर। यदि हम बात करें तो यही बात हो रही है अभी हम अपने पास, ये वेक्टर a है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर a cos थीटा और ये क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा a sin थीटा। अभी a sin थीटा है तो ये y एक्सिस पे है तो इसको ay लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम ax लिख सकते हैं। क्लियरली हमको पता चल गया है। अब हम a इक्वल टू क्या लिखेंगे, ax के तरह क्या लिखेंगे, a cos थीटा। x एक्सिस है तो कौन सा वेक्टर आपको वहाँ पे डायरेक्शंस में प्रेजेंट करना होगा, यूनिट वेक्टर i वेक्टर प्लस प्लस ay क्या हो जाएगा, a sin थीटा। एंड द जो यूनिट वेक्टर्स आपको चाहिए डायरेक्शंस के लिए वो क्या हो जाएगा, z, ठीक है। तो आप जो a है, जो इंडिविजुअल a था, उसको जब आप दो भाग में स्प्लिट किए हैं तो उसके दो कंपोनेंट्स बने हैं। एक कंपोनेंट बना है a cos थीटा i और दूसरा बना है a sin थीटा j। उसी तरह यदि यहाँ पे फोर्स आप देख रहे हैं तो इस फोर्स का जो F होगा वो उसका जो इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा F cos थीटा i वेक्टर जोर F sin थीटा j वेक्टर। अब बताते हैं भाई, हम जो cos थीटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट और जो sin थीटा होता है उसको हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट। y एक्सिस है तो वर्टिकल और x एक्सिस है तो हॉरिजेंटल। अब ये फीचर्स जब आपको समझ में आ गया तो कुछ और पेजेस हम ओपन करते हैं। तो अभी इसके जोड़ने का तरीका क्या होता है, वट एवर द एडिशन कॉन्सेप्ट, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अभी हम एक वार्म अप प्रॉब्लम्स लेंगे इसको समझने के लिए। तो ठीक है, उसको समझने से पहले एक बार स्टेप तो समझ में आ जाना चाहिए अपने को। तो आपको एड्स करने हैं कंपोनेंट्स को जोड़ने का जो विज़न होता है उसको हम क्लेरिफाई करने वाले हैं। तो कुछ स्टेप्स फॉलो कर लें। ये 4 स्टेप्स आई थिंक द की फैक्टर्स हैं और इनको आप यूज़ कीजिए एकदम। कहीं पे मन हो तो टैटू वैटू भी बनवा लीजिएगा, बट इतना बड़ा टैटू मत बनवाइएगा, ठीक है। तो चलिए
अभी बात होने वाली है कि सबसे पहले क्या कीजिए, आप हर वेक्टर्स होते हैं, ईच वेक्टर को रिजॉल्व कीजिए। रिजॉल्व ईच वेक्टर, मतलब ए वेक्टर था ना, उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो आप पहले कीजिए उसको रिजॉल्व। दूसरा बात कीजिए, ऐड द एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, ऐड करना है एक्स और वाई को। बट एक रीजन है, जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होगा तो आप उनको ऐड कीजिए। ये वेक्टर इसके अपोजिट है तो क्या कीजिए, सब्सट्रैक्ट कीजिए। मैंने वही स्टेप किया है। इफ द कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस आर इन सेम डायरेक्शन, जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में लाई करे तो ऐड कीजिए। जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट लाई करे तो आप उसको सब्सट्रैक्ट कीजिए। लास्ट में आप क्या कीजिए, उसका रिजल्टेंट निकालिए, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालने का बेस्ट तरीका है आर बराबर, याद रखिए, रूट अंडर आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई। तो ये हो गया आपको उसके मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। अब रहा कि हम एक वार्म अप प्रॉब्लम सेट करके आपको बताएं कि क्या हो सकता है। तो एक वार्म अप प्रॉब्लम सेट करते हैं आपके लिए, और उसको हम आपको बताते हैं कि आप कैसे डील कर पाइएगा, ठीक है ना। तो अपने पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर। तो आपको एक वेक्टर्स दिया है, उसके मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शंस के बारे में आपको बताना है कि क्या होने वाला है। तो मुझे एक वेक्टर्स है, देखिए वार्म अप एक्सरसाइज है। तो अपने पास ऐसा क्वेश्चंस है, एक बार मैं क्वेश्चंस रख लेता हूं तो मैं देख लेता हूं यार, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं लग रहा था कि क्वेश्चंस क्या है। अभी ठीक है, समझ में आ गया कि क्या है, ठीक है। इसके मैग्नीट्यूड 2 हैं, ठीक है। थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूं तो लगेगा कि अरे भाई आप छोटा क्यों इतना बना रहे हो इसको। तो वार्म अप एक्सरसाइज है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 120 डिग्री। कितना बन रहा है, 120 डिग्री, ठीक है। अभी 120 डिग्री बन रहा है, और यहाँ एक वैल्यू है जो है आपका 2, ठीक है। और इसको रिजॉल्व करना है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए जो वे होता है, तरीका होता है, काफ़ी गर्मी है, परेशान हो चुके हैं गर्मी से, आज बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटीज़ है यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा हॉट है यार, टू हॉट। और हमारे यहाँ सिर्फ यहाँ पे एक जो फ़ैन लग रही है उसी से हम काम चला रहे हैं। तो कभी कभी लोग बोलते हैं ना स्ट्रगल ऑफ लाइफ, तो ये बेहतरीन स्ट्रगल चल रहा है अपने साथ। तो अभी चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो मान लो कि ये क्या है, ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए जो बेस्ट वे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, इसको ड्राइंग करते हैं। फिर से एक बार ड्राइंग करते हैं, देखिए। और यहाँ पे वेक्टर 2 है, और ये मेक्स एन एंगल, ये एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री बन रहा है, तो उससे ज़्यादा वाला एंगल जो होगा 90 प्लस 30 ऐड करो तो 120 मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा वेक्टर है आपका यहाँ पे, ठीक है। आप क्या करो, इसको रिजॉल्व करो। इसको रिजॉल्व करोगे तो 2 भाग में, तो जिस पॉइंट से एंगल टच होता है वो तुम्हारा जो होता है कॉस थीटा होता है। जिस पॉइंट से एंगल टच होता है वो कॉस थीटा होता है। ये स्टेप आप थोड़ा 2 मिनट के लिए पॉज करो, फिर से सुन लो। जिस पॉइंट से एंगल टच होता है वो कॉस थीटा होता है। तो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा, ये क्या बनेगा, 2 cos 30 डिग्री। और ये जो कंपोनेंट बनेगा, ये बनेगा आपका 2 sin 30 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, इसको स्लाइड करोगे तो ये आपका 2 sin 30 डिग्री हो जाएगा। अब रहा कि आप इसको लिखना है, तो रिजल्टेंट ऑफ एक्स की बात करो आप, तो एक्स डायरेक्शन में ये है 2, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के अपोजिट है, तो हम क्या करने वाले हैं, रूल के हिसाब से सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो 2 माइनस 2 sin 30 डिग्री, रिजल्टेंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2, और sin 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/2। ये कैंसिल हो गया, तो रिजल्टेंट ऑफ एक्स कितना हो गया, तो रिजल्टेंट ऑफ एक्स जो हो गया 1 हो गया, ठीक है। आप काम इतना कर लिए। अब दूसरा काम करने वाले हैं आप y के साथ, ठीक है ना। नोट की मैंने आई कैप नहीं लगाया तो बहुत बड़ा मतलब डिसमैनेजमेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब रिजल्टेंट ऑफ y कैलकुलेट करते हैं। तो रिजल्टेंट ऑफ y जब हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए, रिजल्टेंट ऑफ y की बात करें तो रिजल्टेंट ऑफ y की बात करोगे तो सिर्फ एक ही वेक्टर लाई कर रहा है y डायरेक्शन में, दिस इज अ y एक्सिस एंड ओनली वन वेक्टर इज लाइंग।
एंड दिस वेक्टर इज 2 cos 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 30 डिग्री हो जाएगा। तो 2 और cos 30 डिग्री कितना होता है, तो √3/2। काफ़ी ज़्यादा लोग आजकल गलती करते हैं ये छोटे छोटे। अब आपको रिजल्टेंट ही निकालना है, तो रिजल्टेंट का जो फार्मूला पढ़े हैं r बराबर क्या पढ़े हैं, √r² x + r² y। अब इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 + √3 और इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जोड़ने पे आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब देख लेना कि 2 मीटर कहीं पे यूनिट में लिखा हो या ये मीटर लिखा हो, देख लेना उस तरह से क्या लिखा है वो देख लेना वहाँ पे। ठीक है, ये 2 आ गया। ठीक है, अभी दूसरी बात होती है, इस फिगर को ड्रॉ करते हैं, तो रिजल्टेंट ऑफ x कहाँ बन रहा है यहाँ, y कहाँ बन रहा है यहाँ, ये रिजल्टेंट ऑफ x है जो 1 है, ये रिजल्टेंट ऑफ y है जो √3 है। तो मुझे कहता है कि डायरेक्शन बता दीजिए, तो डायरेक्शन बताने के लिए क्या करने वाले हैं हम, ये लाइन ड्रॉ करने वाले हैं और यही मेरा रिजल्टेंट लाइन है। मेक्स एन एंगल थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, क्लियर अब दिख रहा होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा √3 + 1, तो ये √3 हो गया। √3 का मतलब यहाँ पे पता चल जाएगा कि थीटा कितना होने वाला है, आपको √3 का वैल्यू याद होना चाहिए। तो आप कंपोनेंट वेक्टर्स में सिंपल लॉजिक यूज़ करते हैं, देखते हैं कि एक वेक्टर होता है उसको आपको स्प्लिट करना होता है, उनके कंपोनेंट्स लिखने होते हैं। जब कंपोनेंट लिखने होते हैं उसके बाद आपको ये ध्यान रखना होता है कि उन वेक्टर्स के डायरेक्शंस कैसे हो रहे हैं। यदि वो सेम डायरेक्शन में है तो उनको ऐड कीजिए, और वो एक दूसरे के अपोजिट हैं तो अभी एक दूसरे के अपोजिट थे, तो अभी जस्ट मैंने इसका डेमो दे दिया कि इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस एप्लीकेशंस पे कुछ सवाल होगा, नेक्स्ट वीडियोस में मैं कुछ सवाल को डील करूंगा इससे रिलेटेड। तो आज के लिए जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया, तो आज के लिए थैंक यू।